आदाब अर्ज़ है। नमस्कार। मैं काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के साथ करना है। लेकिन इससे पहले मैं औरंगाबाद ज़िले की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज 23 मई है। 23 मई 2019 को लोकसभा का इलेक्शन हुआ था और आप लोगों ने मुझे चुन कर दिया था। मैं 2 साल के अंदर जितनी कोशिश हो सकती है मेरी तरफ से मैंने ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश की। मैंने लोकसभा के अंदर औरंगाबाद के मुद्दों को उठाया। जो जो जनता के मसले हैं, जो इश्यूज़ है, उनको मैं सरकार के सामने रखा। जहाँ तक हो सकता है मेरे उससे मैं कानूनी तौर के ऊपर लड़ता रहा। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए कि बचे हुए 3 साल भी अच्छी तरीके से निकल जाए, आप लोगों की सेवा करते करते, आप लोगों के लिए काम करते करते। दरअसल मैं आज यहाँ पर आने की वजह यह है कि मैं औरंगाबाद ज़िले के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया, और वही कोऑपरेशन का नतीजा है कि आज से महज 1.5-2 महीने पहले जो हमारे केसेस की संख्या थी वो करीब 1800 केसेस हम लोग एक दिन के अंदर हमें मिल रहे थे। और कल के जो आंकड़े आए, अगर हम शहर की अगर बात करते हैं तो वो 150 से नीचे हो गए हैं। ग्रामीण के भी आंकड़े धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है और इसके लिए सभी लोगों ने, जिन जिन लोगों ने इसके लिए मेहनत की है, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिसके अंदर सरकारी अधिकारी है, पुलिस डिपार्टमेंट हो, हेल्थ वर्कर्स है, महानगर पालिका है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस है, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस है, डीन का ऑफिस है, एफडीए का ऑफिस है। ये तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, इन सभी लोगों का मैं एक खासदार की हैसियत से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमने सभी लोगों की मेहनत की वजह से आज ये आंकड़े हमारे सामने आ गए। लोगों ने कोऑपरेट किया, इसलिए ये मुमकिन हुआ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो बातें हमारे सामने आ रही है वो बहुत ही अफसोस करने वाली बातें हैं। सरकारें जो होती है वो जनता के हित में बात करनी चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। प्रशासन जो है वो सरकार के हित में सरकार के नियमों का पालन करने के लिए तो करना चाहिए, लेकिन जनता की भी मजबूरियां क्या है, पब्लिक को क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, इस बारे में भी प्रशासन को, पुलिस को, तमाम अधिकारियों को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए। ये देश जो है, मैं तमाम सरकारी अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि ये हिटलरशाही नहीं है। इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोग जो है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है। कोई खासदार नहीं, कोई आमदार नहीं, कोई अधिकारी नहीं है। जनता सबसे ज्यादा सुप्रीम है। अगर उसी जनता को आप सड़कों के ऊपर इस तरह से परेशान हाल के अंदर अगर छोड़ देंगे और सिर्फ अपने रुतबे का आप धौंस जमाएंगे और उनको डराएंगे, उनको परेशान करेंगे, ऑलरेडी जो इतने परेशान है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत बात है। मैं तो सबसे पहले औरंगाबाद के जितने भी अधिकारी हैं जो सड़कों के ऊपर आजकल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि आज के अखबार के अंदर एक खबर आई है, एक रिक्शा चालक ने आत्महत्या की है। एक रिक्शा चालक जब आत्महत्या करता है तो उसकी खबर इतनी सी आती है अखबार के अंदर, क्योंकि वो एक गरीब आदमी है, रिक्शा चलाने वाला है, वो मर गया है तो कौन सी बड़ी बात है करके। तो जितने भी अखबार थे उन्होंने छोटी छोटी खबरें बता के सिर्फ ये एक आंकड़ा बताया है कि एक रिक्शे वाले ने आत्महत्या की है। सुनिए उस रिक्शे वाले ने आत्महत्या क्यों की है। एक अखबार की खबर मैं आपको सुनाता हूँ। कर्ज के किस्तें नहीं अदा करने से परेशान एक रिक्शा चालक ने गुरुवार को मध्यरात्रि फांसी लगा, उसने सुसाइड नोट में इच्छा व्यक्त की कि उसके पार्थिव शरीर की अग्नि उसकी पत्नी दे। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजीव नगर निवासी 27 वर्षीय 27 ईयर ओल्ड भीमराव मरहले पे आकर रुक गए हैं कि जहां पर उन्हें इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। मैं बार बार देखता हूं कि वजीर आजम, देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ट्वीट कर यहाँ के पुलिस कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर भेजा हूं कि ये जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज है या बैंक्स है जिनके पास से ये लोगों ने लोन लिया है, वो लोन का पैसा वो अदा नहीं कर पा रहे हैं।
कई लोग मेरे पास आए हैं जिन्होंने अपना पूरा डेटा बताया है कि पिछले 3 साल से हम लगातार पैसा भर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ भर रहे हैं और आगे भी भरेंगे, लेकिन पिछले 4-6 महीने के अंदर जिन तकलीफों का सामना उनको करना पड़ रहा है, जब उनके पास ही पैसा नहीं है तो वो कहां से। अब ये प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज ने कुछ गुंडों को अपॉइंट किया है रिकवरी एजेंट्स के नाम के ऊपर। बड़े बड़े ऐसे दांडिया टाइप के लड़कों को मोटरसाइकिल दी गई है और इनका काम यह है कि जाओ वहां से पैसा लेकर आओ, और पैसा नहीं है तो उनकी जोर जबरदस्ती करके उनकी गाड़ी उठाकर लेकर आओ। मैंने पुलिस कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को भेजा और आपके जरिए मैं मुख्यमंत्री साहब को बोलना चाहता हूं कि साहब जब आप हमको कहते हैं कि ये करो ये नहीं करो, तो एक बार इन प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज और बैंक वालों को भी समझाओ कि ये वक्त नहीं है कि लोगों से, जो लोग ईमानदारी से भरने वाले हैं वो भरते आए हैं, उनका रिकॉर्ड देखिएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हमने तो रिक्शों को बंद कहां किए हैं, जी हां रिक्शे आपको सड़क के ऊपर नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करिए। जब जनता ही नहीं है सड़क के ऊपर तो रिक्शे वाले हैं तो सिर्फ स्टैंड के ऊपर आकर बैठते हैं, तो दिन दिन भर में उन्हें 2 गिराक मिलते हैं, 3 गिराक मिलते हैं, उससे अपना घर चलाएंगे या बैंक का या प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज का EMI देंगे। इसके बारे में कभी आपने दिया है मुख्यमंत्री साहब, या आपके किसी नेता ने जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहां पर, जो हमारा विरोध करते हैं हर बात के ऊपर, किसी ने खड़े रहा इनके लिए कि किसी ने जाकर कहे करके। अब हम स्पष्ट तरीके से कहना चाहते हैं कि अगर दोबारा अगर किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी ने या किसी बैंक ने अगर किसी रिक्शे वाले या किसी गाड़ी वाले की अगर गाड़ी जब्त करने की कोशिश की, उसने सीधा हमारे दफ्तर के ऊपर आना, जो कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। हम इसी तरह से अपने नौजवान लड़कों को है तो हम मरता हुआ नहीं छोड़ सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं। 27 साल का लड़का एक झोपड़पट्टी में रहने वाला, वो मर जाता है और उसकी खबरें इतनी इतनी आती है, आपके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। आप तो क्या है अपनी फौज लेकर है तो बस्तियों के अंदर जाओ पूरे मीडिया वालों को लेकर कि देखो मैं कैसे दुकानें बंद करवा रहा हूं करके। कभी सोचे है कलेक्टर साहब कि ये दुकानें जब बंद होती है तो उसके पीछे कितना नुकसान उन दुकान वालों को सहना पड़ता है? क्या सरकार की तरफ से क्या कभी कुछ बताया गया है कि हम आपका लाइट बिल माफ करने वाले हैं, जितने पीरियड के अंदर ये दुकानें बंद थी तो हम आपका लाइट बिल माफ करेंगे? आपका बैंक का EMI जो है वो सरकार कहेगी कि नहीं इतने पीरियड का EMI हम नहीं लेंगे, बैंक का इंस्टॉलमेंट इतने पीरियड के लिए हम रियायत देते हैं। क्या महानगर पालिका ये कहेंगी कि हम टैक्स आपका माफ करेंगे इतने पीरियड का? क्या जो कर्मचारी उनके पास काम कर रहे हैं उनकी पगार कौन सा मुख्यमंत्री, कौन सा प्रधानमंत्री या कौन सा जिला अधिकारी या ऑफिसर्स देने वाले हैं? लेकिन हाँ, आपको तो अपनी ये दिखाना है कि नहीं मैं तो बड़ा अधिकारी हूं, देखो मैं तो सड़क के ऊपर उतर के मैं कैसा बंद करवाता हूं करके, और आप बंद करवा रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। लेकिन हाँ, एक बात सुनिए साहब, आप ये जो काम कर रहे हैं, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर धन्ना सेठों के लिए, अमीरों के लिए अगर अलग कानून रहेगा और गरीबों के लिए अलग कानून रहेगा तो साहब मजबूरन इन गरीबों को सड़क के ऊपर हम उतारेंगे, और जब गरीब सड़क के ऊपर उतरेगा तो क्या हाल होगा ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको धमका नहीं रहा हूं, मैं आपको साफ तरीके से इशारा दे रहा हूं। अगर आपकी ज्यादतियां बढ़ेगी तो मजबूरन हमको सड़क के ऊपर उतरना पड़ेगा। मुझे बताइए, औरंगाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर साहब अस्तिक कुमार पांडे साहब, आपकी एक फौज आपने तैयार किए है। यहां पे तो औरंगाबाद में ऐसा है कि 3-3 पुलिस कमिश्नर्स घूमते हैं। एक पुलिस कमिश्नर खुद जो पुलिस कमिश्नर है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो पुलिस कमिश्नर बन के घूमते हैं, तीसरे महानगर पालिका के आयुक्त जो भी म्युनिसिपल पुलिस कमिश्नर बन के घूमते हैं। अपनी फौज तैयार कर लिए है, कभी पुलिस वालों का चालान लेना पड़ता है तो कभी ये महानगर पालिका के जो वर्दी के अंदर घूम रहे हैं। और किसने बताया है ये? क्या ये चीज किसी को पता नहीं है कि महानगर पालिका की बुकलेट होती है कि रिकवरी महानगर पालिका के बुक के अंदर होती है, लेकिन ये पुलिस स्टेशन को दी गई है। पुलिस स्टेशन का ऑफिसर है तो उसके ऊपर पैसे वसूल करता है। ये कहां का कानून है ये? मैंने जब अधिकारियों से पूछा तो मुझे कहा गया अभी पैंडेमिक के अंदर हम ये कर सकते हैं करके। क्यों कर सकते हैं आप? पुलिस कमिश्नर अपने फाइन्स कलेक्ट करिएगा, आप महानगर पालिका के लिए पैसा क्यों जमा कर रहे हैं? और महानगर पालिका के अधिकारियों को यह किसने राइट दिया है कि वो अपने बुकलेट छापकर पुलिस स्टेशन को दे, और पुलिस स्टेशन महानगर पालिका के बुकलेट के ऊपर लोगों को है तो फाइन कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं। और कितना चालान? बड़े गर्व के साथ आप लोग आंकड़े देते हैं, एक एक दिन के अंदर कितना पैसा जमा हुआ है। 20 तारीख के दिन 16 दुकानों को सीधा गया है 1,25,000 रुपये। 22 तारीख के दिन 100 दुकानों को सील किया गया है, कितना पैसा? 2,17,000 रुपये। ये कौन लोग हैं? ये कोई चरस गांजा बेच रहे हैं? और हाँ, आप लोगों को मैं अधिकारियों को ये बताना चाहता हूं, ये छोटे छोटे दुकानदार आपको बड़े आसानी से नजर आ जाते हैं
शराब बेचने वालों के ऊपर कभी आपकी नजर नहीं गई है? और अगर नहीं गई है तो आप पेज के ऊपर जाइए, मैंने आपको एक एक दुकान के वीडियोस डाला हूं कि कैसी शराब बेची जा रही थी। क्यों? उनकी तरफ नजरअंदाज कर दी गई है सब बातें, उनको सब इजाजत है। ऑनलाइन बेचने वालों को कोई गुनाह नहीं है। ऑनलाइन जूते भी बेच रहा, चप्पल भी बेच रहा है, बाकी हर चीज वो बेच रहा है। लेकिन छोटा कारोबारी जो अपना घर चलाने के लिए बाहर निकल रहा है, तो आपकी पूरी दादागिरी वहीं पर दिख रही है। ये कहां का इंसाफ है? म्युनिसिपल कमिश्नर साहब एक जवाब दीजिए। कल दोपहर में 2 बजे आपका जो दस्ता था, उस दस्ते ने दोपहर में 2 बजे मिलन मिठाई भंडार, गुलमंडी के ऊपर जो मिलन मिठाई भंडार है, उसको सील किया था। ये सील का वो है, उस दुकान के ऊपर सील लगाई गई थी और उसके नीचे आपके अधिकारियों की साइन है यहां पर, और उसके अंदर यह बताया गया है दोपहरी 2 वाजता सदरिल परिहार मिठाई, हाँ, इसके ऊपर सील लगाई गई है। सिग्नेचर्स है 3 अधिकारियों के। 2 घंटे के बाद ये कैसी खोली गई है? किसके बोलने के ऊपर खोला गया है ये? अब अगर 2 बजे अगर ये दुकान को सील किया गया था, यानी कि इसका मतलब ये है कि मिलन मिठाई भंडार जो एक बहुत बड़े धन्ना सेठ चलाते हैं और जिनके पास से बहुत सारे लोगों के घरों में मिठाइयां जाती है, तो उनकी दुकान 2 बजे सील होती है और 4 बजे खुल जाती है। मैं म्युनिसिपल कमिश्नर साहब आपसे साफ शब्दों में, घुमा फिरा कर नहीं, और कलेक्टर साहब आपसे भी, क्योंकि आप भी पैंडेमिक के जिम्मेदार है, पुलिस कमिश्नर साहब आपसे भी पूछना चाहता हूं, 2 बजे अगर ये दुकान सील होती है तो 4 बजे ये दुकान खुलती कैसा है? किसके दबाव के ऊपर आकर यह दुकान खोली गई है? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा ये जवाब। क्योंकि अगर हमको यह पता चलना चाहिए कि मिलन मिठाई भंडार के पास से किस किस के पास मिठाई गई है, जिसकी वजह से 2 घंटे के अंदर यह धन्ना सेठ अपनी दुकान खोल देता है, लेकिन वो छोटा आदमी जो रंगरेज गली के अंदर वेंकटेश, एक अन्ना जो महज 100, 200, 300 रुपए कमाता है रोज का, रंगार गली के अंदर एक लेस की दुकान चलाता है, या ओढ़नी की एक दुकान चलाने वाला जो रोज का अपने कर्मचारियों को पूरी पगार देने के बाद 200-300 रुपए कमाता है, वो शाकिर अली, या हरचरण सिंह जिसके कपड़ों की एक छोटी सी दुकान है, 8 तारीख से 8 मई से इनकी दुकानें बंद कर दी गई है। क्यों? क्योंकि ये दुकान चला रहे थे, छुप छुप के, डर डर के दुकान चला रहे थे, तो जितने भी बड़े अधिकारी हैं ये गए वहां पर और जाकर बंद कर दिए हैं। मैं पुलिस कमिश्नर साहब आपको बताना चाहता हूं, आपके पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर के कितने पुलिस वालों ने कौन कौन सी दुकान वालों से कितने पैसे लिए हैं किस पुलिस स्टेशन के अंदर, अगर मैं सामने लाकर अगर खड़े करा तो शायद आप लोग हैं तो इसको फेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके बारे में कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि अधिकारियों से सब डरते हैं। मुझे एक अधिकारी ने कहा, एक बड़े अधिकारी ने जिला के कहा कि नहीं, हमको मुख्यमंत्री का आदेश है, मुख्यमंत्री से आप डरिए, आप नौकर हैं उनके, लेकिन मैं जनता का सेवक हूं, मुझे आप किसी से डराइए मत, मुझे ना प्रधानमंत्री से डराइए ना मुख्यमंत्री से डराइए। और यह मत समझिएगा कि दूसरे लोक नेताओं की तरह, दूसरे लोक प्रतिनिधियों की तरह मैं आपकी चापलूसी करने वाला हूं या आपके तलवे चाटने के लिए हम चुनकर नहीं आए हैं। जो गलत है तो उसको गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं। आप बताइए हमें, मिलन मिठाई भंडार को किसने खोला था और ये छोटे छोटे दुकानदारों को क्यों बंद करके रखा हुआ है? हमने आपसे आए थे, मैंने खुद आया था, मैं माननीय शिवसेना के आमदार प्रदीप जायसवाल साहब को लेकर गया, हमने विनती की कि साहब 15 दिन हो गए हैं, इन लोगों की दुकानें खोलिए, ये दुकानों के अंदर पानी अगर घुस जाएगा, कई दुकानदारों ने कहा कि हमसे हमारी दुकान के अंदर अगर पानी घुस गया तो हमारा माल पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपकी अधिकारी जो है, आपको अपने अधिकारी दिखाना है। और जब आपने हमको ये कहा, वादा किया कि हम खोलेंगे करके, तो मैं उन दुकानदारों से कहना चाहता हूं, पूछिए उन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से जिन्होंने मुख्यमंत्री को ये कहा कि नहीं, ये खासदार ने जाकर है तो खुलवाने की कोशिश की है, इसको बंद रहने दो वरना खासदार को क्रेडिट जाएगा। इम्तियाज जलील इतना गया गुजरा नहीं है तुम्हारे जैसी घटिया राजनीति करने वाला। अगर तुमको इतनी ये है, यही दुकानदारों के पास जाकर चुनाव के वक्त में झोली फहराते हो पैसा मांगने के लिए, आज उनके ऊपर आफत आई तो उनकी दुकानें बंद करवाने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इम्तियाज जलील गया था करके। अरे तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं, तुम नेतृत्व करो। लेकिन नहीं, हमको यह बताया जा रहा है कि नहीं साहब, मुख्यमंत्री ने कहा है कि नहीं 30 तारीख तक नहीं खुलेगी करके। अगर 30 तारीख तक अगर नहीं खुलना था तो मिलन मिठाई भंडार परिहार सेठ को किसने खोलने की इजाजत दी थी? म्युनिसिपल कमिश्नर साहब आप ये बोलिए, कलेक्टर साहब आपको ये बताना पड़ेगा। ये रसीद है हमारे पास, ये जो आपने उसके दरवाजे के ऊपर लगाए थे उसकी तस्वीरें हैं हमारे पास
कि आपने सील लगाए थे और वो सील आज खुली कैसा है, कल कैसा खुल गई है 2 घंटे 3 घंटे के अंदर? किसने प्रेशर डाला था? क्या मिलन मिठाई भंडार की तरफ से मिठाई बांटी गई थी आप लोगों के पास जो आपने ये खोल दिया इसे? वो छोटे छोटे दुकानदारों को क्यों नहीं? अब हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, देखिए मैं एक लोक प्रतिनिधि हूं और मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं जितनी भी बातें किया हूं, मैं उन गरीबों के हक में बातें किया हूं। जो बच्चे आज मेरी आंखों के सामने अगर अपना दम तोड़ रहे हैं, सोचिए उस घर के अंदर उस पत्नी की क्या हालत होगी कि उसका 27 साल का उसका पति मर जाता है और जाते जाते ये कहता है कि अंतिम संस्कार मेरी अपनी पत्नी से करवाना। मैं परेशान हो गया था, मैं ऑटो रिक्शा का किराया नहीं दे सकता था, मैं ऑटो रिक्शा का ईएमआई नहीं भर सकता था। ऐसे कितने लोग हर रोज हमारे पास आते हैं। आपके पास आते हैं? नहीं आ सकते हैं वो आपके पास। कलेक्टर साहब आपके पास नहीं पहुंच सकते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब आपके पास नहीं पहुंच सकते हैं, पुलिस कमिश्नर साहब आपके पास नहीं पहुंच सकते हैं। वो हमारे दरवाजे इन लोगों के लिए खुले रहते हैं। और अगर आप ये समझेंगे कि नहीं हम तो शहर के अंदर जाएंगे और पूरी दुकानें बंद करवाएंगे, छोटी छोटी दुकानें, चेलीपुरे के अंदर छोटी सी किराने की दुकान बंद कर दी गई। वो कल 3 लोग मेरे पास आके उसमें से एक रो रहा था कि साहब मेरा माल पूरा खराब हो जाएगा, कब खुलेगा ये पता नहीं है करके। इनके साथ इस तरह की ये आप लोगों कब तक करने वाले हैं? अब आप सुनिए, आप हर सोमवार के दिन एक मीटिंग लेते हैं कलेक्टर साहब के दफ्तर के अंदर जहां पे पूरे अधिकारी आते हैं। उस लास्ट मीटिंग के अंदर जहां पे औरंगाबाद के हमारे पालक मंत्री सुभाष देसाई साहब आए थे, मैंने खुद ने इन सब अधिकारियों की प्रशंसा की थी कि आप लोगों ने अच्छा काम किए है करके, और अभी तक लोगों ने सहयोग किया है। अब महज कुछ दिन बचे हुए हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि ये लॉकडाउन एक ना एक दिन तो खत्म होगा। हम कोशिश करेंगे कि 30 तारीख के दिन ये लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन 30 तारीख तक आप नियमों का पालन करें। जो भी आपको बताया जा रहा है 11 बजे तक अगर दुकानें खुली रहनी है तो 11 बजे तक खुली रखिएगा। उसके बाद तो हमको आजादी का यही होना है। लेकिन कल की 11 बजे की मीटिंग मैं एक निषेध के तौर के ऊपर, ये एक ऑटो रिक्शा वाले की जो मौत हुई है जिसने आत्महत्या की है, उसका निषेध जताने के लिए, जिन रिक्शे वालों से, जिन गाड़ियों वालों से, जिन दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है, उनको समर्थन देने के लिए मैं ये मीटिंग नहीं करूंगा कल 11 बजे, बल्कि 11 बजे उस रिक्शे वाले के घर पर जाऊंगा और उसकी पत्नी से मिलूंगा, उसके परिवार वालों से मिलूंगा और उसके साथ, क्योंकि मुझे उस ऑफिस के अंदर आकर महज अपनी पीठ थपथपाने वाले अधिकारियों का कि हमने कितना अच्छा काम किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमने भी ये कहा है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादती अगर कर रहे हैं तो एक बात समझ लीजिएगा, अगर मिलन मिठाई भंडार आप खोल सकते हैं तो बाकी दुकानें खोलने की भी हिम्मत और ताकत हम में है। वो सिचुएशन आप नहीं लेकर आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये जनता के हित में बात कर रहे हैं। और अगर आपको देखना है कि हम कितने बलबूते के साथ आप जा सकते हैं, एक साहब ने मुझे कहा कि आपको मालूम है कि मैं कितना बड़ा अधिकारी हूं करके, तो आप अपनी अधिकारी झाड़िएगा। आप देखिएगा कि जनता सड़कों के ऊपर अगर निकल आती है, जनता की ताकत ज्यादा होती है या आपकी फौज जो आप लेकर निकल रहे हैं, जिनके हाथ में ये पावतियां है, वो पावतियां अगर दोबारा से मिलन मिठाई भंडार के ऊपर सील नहीं लगाई गई तो आप ये समझ लीजिएगा बाकी दुकानों को मैं पर्सनली जाकर खोलूंगा। और ये म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, अगर आपके लोग अगर किसी के दबाव में आकर दुकानें बंद करना और खोलने का अगर ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो पुलिस कमिश्नर साहब एक बात सुनिएगा, आप भी सड़क के ऊपर जा रहे हैं, कल रात के बड़े बड़े होटल्स के सीसीटीवी फुटेजेस निकालिएगा। एक उदाहरण के तौर के ऊपर आपको देता हूं, निराला बाजार के ऊपर अभी आपके किसी ऑफिसर को भेजाइएगा, रात में 11:30 बजे कौन कौन अधिकारी, कौन कौन महानगर पालिका का दस्ता वहां पर रात में 11:30 बजे शराब पी रहा था। ये जाकर अगर आपको सीसीटीवी फुटेज के अंदर मिलता है तो आप देखिए, सिर्फ गरीबों को परेशान करना इसका मकसद नहीं होना चाहिए। जनता ने साथ दिया है बोल के आज हमने इतनी बड़ी बीमारी को आज हमने खत्म कर पाने में हमने कामयाबी हासिल की है। ठीक है, आपका हम आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप बड़े अधिकारी हैं, आपके फैसलों के हम आज तक पूरी तरह से हम तामीर करते हुए आए हैं। लेकिन अगर आप कुछ लोगों के लिए अलग कानून और कुछ लोगों के लिए अलग कानून करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। वेंटिलेटर जब खराब आते हैं तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नहीं मैं राजनीति कर रहा हूं करके। भारतीय जनता पार्टी के उस खासदार को मैं बताना चाहता हूं कि शायद अगर तुम्हारे किसी रिश्ते के अंदर कोई घाटी अस्पताल के अंदर अगर एडमिट होता और उससे अगर वो वेंटिलेटर लगाया जाता तो तुम्हें एहसास होता कि खराब वेंटिलेटर की कीमत कैसी होती है करके। उसमें राजनीति अपनी जगह के ऊपर है साहब, आप चुनाव के वक्त में आइए, लड़िएगा, कोई हारेगा कोई जीतेगा,
लेकिन ऐसे वक्त के अंदर इस तरह की घटिया राजनीति करना, अगर खराब है तो खराब है बोलने की हिम्मत रखना पड़ता है। जो हिम्मत मैंने रखा था कि 150 वेंटिलेटर्स औरंगाबाद के अंदर जो आए हैं वो घटिया क्वालिटी के थे, किसी भी पेशेंट के ऊपर वो इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। अब आप उसका ऑडिट करवा लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिएगा, उससे क्या नतीजा निकलने वाला है? जो मरने वाला है तो वो मरकर चले जा रहा है, और जो जिंदा है वो जिंदा लोग आत्महत्या करने के ऊपर आप मजबूर कर दे रहे हैं, क्योंकि आप उनके बारे में सिर्फ है तो तानाशाही कर रहे हैं। उनको अच्छे तरीके से बताइए, समझाइए। मुख्यमंत्री साहब अगले बार जब टीवी के ऊपर आए तो जरूर बताइएगा कि ये कोरोना लॉकडाउन के पीरियड के अंदर जितने भी लोगों की दुकानें बंद थी, जो कारोबार नहीं कर पा रहे थे, उनके लाइट का बिल हम माफ करेंगे, टैक्सेस हम माफ करेंगे, उनका बैंक का इंस्टॉलमेंट जो भी रहेगा उसका इंटरेस्ट हम माफ करेंगे। लोग ईमानदारी से भरने वाले लोग रहते हैं। मैंने खुद ने देखा है कि लोग बड़ी ईमानदारी के साथ ये पैसा देते हैं, इंस्टॉलमेंट्स भरते हैं। लेकिन अब उनकी भी मजबूरी है, उनकी मजबूरी को समझिए। और अगर ये मजबूरी को हम नहीं समझेंगे तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत बात होगी। मैं आप लोगों को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि औरंगाबाद की जनता अगले कुछ दिनों तक, 30 तारीख तक जब तक लॉकडाउन है, हम पूरी तरह से आपका सहयोग देंगे, पूरी तरह से सहयोग करते रहेंगे। और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि ठीक है, हम आपके खिलाफ जो नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने नियमों का पालन ना करें। आप लोग घर से बाहर निकलते वक्त ये ख्याल रखें कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और जितनी एहतियात